आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये होता है कि ह्यूमंस जो हैं वो रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम एक्वायरिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, अप्रेसिंग करते हैं, कंपनसेटिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ की, फिर लेबर रिलेशंस बनाते हैं, हेल्थ सेफ्टी एंड फेयरनेस करते हैं। तो ये एक्वायरिंग क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में? सबसे पहले हमारे पास आता है एक्वायरिंग जो होता है उसमें होता है अपॉइंटमेंट के कैसे किसी एम्प्लॉय को इम्पॉइंट करना है। फिर ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आप किस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपने ऐसे काम करना है। फिर अप्रेजिंग की उनकी डेवलपमेंट करते हैं, स्किल्स को अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नई प्रोवाइड की जाती हैं, वो अप्रेजिंग में करते हैं। फिर कंपनसेटिंग करते हैं कि उनको क्या बोनसेस देने हैं, क्या सैलरीज देनी है। फिर लेबर के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए कि लेबर्स के साथ अफेयर्स उनके अच्छे होने चाहिए, उनके यूनियन रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए कि अगर वो किसी भी किस्म में काम करें, अगर किसी केमिकल्स वाली जगह पे काम करें तो उन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी देनी चाहिए, उन्हें हैरेसमेंट से सेफ रखना चाहिए। और फेयरनेस, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए कि हर स्टूडेंट को जो भी वहाँ पर काम कर रहा है या कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ये हमारी क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है हमारी, उसको हम कैसे जो है मैनेज करते हैं, उसके लिए हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले मेन तो हमारे पास 4 होते हैं जो हमने हर जगह पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। बट क्या है कि हमने जो ये सारे पढ़ लिए कि हमने प्लानिंग भी पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग भी पढ़ लिया, बट अब हमारे पास एक नया आया है स्टाफिंग। हमारे पास ये नया स्टाफिंग जो आया है, इस स्टाफिंग का हमारे पास क्या वर्क है, इस स्टाफिंग को हमें कैसे करना है। इस स्टाफिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है जी, स्टाफिंग होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग जो होती है उसमें हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि कौन कौन से काम हमें करने हैं, कैसे कैसे काम करने हैं, वो हम प्लानिंग में करते हैं, आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम ग्रुप ऑफ पीपल को फॉर्मल रूल्स बताते हैं कि हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है काम को, उन्हें स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं। उसके बाद स्टाफिंग जो होती है वो HR का काम होता है कि हमें किस टाइप के पीपल्स को हायर करना है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू शुड बी हायर इन वर्क इन स्टाफिंग, हमें स्टाफिंग में करना होता है कि हमें किस टाइप की हायरिंग करनी है। देन लीडिंग का सबको पता है, लीडिंग क्या होता है, एक मेंटेन करता है, मोरल को मोटिवेट करता है कि भाई कैसे काम करना है आप लोगों ने, कैसे नहीं करना है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग यही कि हमने जो एक्चुअल हमारे पास टास्क था कि हमें ऐसे परफॉर्म करना है, उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड लेवल उसका सेट कर लिया कि इस लेवल तक जाकर काम होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग में हम इंश्योर करते हैं क्या हमारा वो काम हो गया उस लेवल तक जाकर या नहीं हुआ, वो हम किस में करते हैं, हम कंट्रोलिंग में करते हैं कि हमारे पास वो काम हुआ है या नहीं हुआ। ये सब हम अपने कंट्रोलिंग के अंदर जाकर करते हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ। ये हमारे पास है मैनेजमेंट के इसके प्रोसेस, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा मैनेजर्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जब भी मैनेजर कोई चीज़ किसी भी उसको पर्सनल को हायर करता है तो उसको क्या करना चाहिए, टू अवॉइड आ पर्सनल मिस्टेक्स, उसको अवॉइड करना चाहिए पर्सनल मिस्टेक्स से कि क्या क्या पर्सनल मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए एक बंदे को जब भी किसी भी एम्प्लॉय को हायर करता है। तो सबसे पहले कौन सी पर्सनल मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा होती हैं जब हम हायर करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, तो HR को चाहिए कि वो सबसे पहले ये देखे कि किसी भी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ जो है वो कितना एक्साइटेड है, कि वो कितना काम करना चाहता है, कितना काम नहीं करना चाहता, उसके हिसाब से उसको जो है हायर करना चाहिए। सबसे पहले उसे चाहिए टू हैव योर एम्प्लॉय नॉट डूइंग देयर बेस्ट। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको टास्क नहीं देना चाहिए वो, क्योंकि हर कंपनी के लिए उसके टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और रॉन्ग पर्सन हायरिंग के पर्सन रॉन्ग हायर करते हैं, उनके पास वो स्किल्स नहीं होती लेकिन फिर भी उनको हायर कर लेते हैं। एक्सपीरियंस इज हाई टर्नओवर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले वहाँ पर लोग होंगे तो कम एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ऑलरेडी वहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो कम एक्सपीरियंस वाली जगह पर कभी भी एम्प्लॉय नहीं हायर करेंगे। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं शो करना चाहिए। उसके बाद इन्हें चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं कंपनीज़ के अंदर, सबसे पहले एम्प्लॉयज़ हायर होने से पहले ये देखते हैं क्या उनके डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस फेयर हैं या अनफेयर हैं, क्या वहाँ पे कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम तो नहीं है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की सबसे ज़्यादा कोर्ट के अंदर पेचियाँ लगती हों, ज़्यादा काम उन्हें वहाँ पर करना पड़ता हो और उसके बाद फिर भी उनके कोर्ट वाले सिस्टम वहाँ पर हो। तो ऐसे ही एज यूजुअल एम्प्लॉय हर्ट ड्यू टू अनसेफ प्रैक्टिसेस के एम्प्लॉय हर्ट हो, वहाँ पे कोई सेफ्टी के प्रैक्टिसेस ना हो तो भी एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पर काम नहीं करेंगे। ट्रेनिंग उनकी अच्छी देनी चाहिए ताकि इनके स्किल्स इनहेंसेस हो,
वो सब इनके काम अच्छे होंगे तो ही अवॉइडिंग पर्सनल मिस्टेक्स से अवॉइड करेंगे, तो ही लोग एम्प्लॉयज उसकी कंपनी में हायर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, मैनेजर्स को क्या चीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, उनको जॉब देनी चाहिए, उनकी प्लानिंग करनी चाहिए, उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए, फिर उनकी बैचेस सैलरीज यानी सेट करने चाहिए कि अब उनको इंसेंटिव देना है या नहीं देना है, फिर अप्रेजर्स उन्हें रिवॉर्ड वगैरह देने हैं या नहीं देने हैं। ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर करनी चाहिए, अवॉइड पर्सनल मिस्टेक में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टू इम्प्रूव प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस। नेम से जाहिर हो रहा है कि प्रॉफिट को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करनी है हमने परफॉर्मेंस को कि हमारा प्रॉफिट इम्प्रूव हो। अब हम एक बात करते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम काम किसी भी एम्प्लॉय से ले रहे हैं हमारे पास हायरिंग सही हुई है या नहीं हुई है। एक तरफ हमारे पास हम 100 बात करते हैं कि हमारे पास एक तरफ बिल्कुल राइट मैनेजर है, ब्रिलियंट प्लान है, उनका क्लियर उनका जो गोल है कि उन्हें क्या करना है, क्लियर चार्ट ऑर्गेनाइजेशन है। चार्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। तो उन्हें पता है कि चार्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेकिन हम सिंपली ये कि किसको क्या काम किसको देना है, तो ये सब चार्ट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें जो है लाइन पता होनी चाहिए कि स्टाफ मैनेजर कौन है, लाइन अथॉरिटी कौन है, और हमें ऐसे काम करने के बाद सब कुछ क्लियर है, सही है, लेकिन हमने बंदा ही गलत हायर कर लिया। हमें पता ही नहीं कि उस बंदे के पास वो स्किल्स हैं या नहीं है जो काम हमने गोल करवाने हैं। तो क्या होगा, हमारी हायरिंग रॉन्ग होगी, ये हमारी मिस्टेक होगी, हम किसी को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा क्या होगा, सिस्टम सारा फेल हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया, अदर हैंड में मैनेजर्स ने उन्होंने एक सक्सेसफुल प्लान नहीं बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी सिस्टम सेट नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, हायरिंग अच्छी की। जिसके पास सारे स्किल्स थे उसे पता था कि ये गोल कैसे होगा, हायरिंग अच्छी थी, सारे स्किल्स थे, उन्हें पता था कि ये सब कैसे होगा। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है ऑल मैनेजर्स के लिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से स्किल्स वाले बंदे को हायर करना है। तब हमारी जो है प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तब हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, तब हम अपने गोल तक पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है यू मे स्पेंड सम टाइम एज एन हायर मैनेजर। ये हमारा पॉइंट किसका है जी, ये हमारे पास है यू मे स्पेंड सम टाइम एज एन हायर मैनेजर का मतलब है कि आपको कुछ टाइम जो है वो एज अ मैनेजर, HR मैनेजर के तौर पर स्पेंड करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने HR फील्ड सेलेक्ट करनी है या आगे जाना है तो आपको एक HR मैनेजर के तौर पर काम कर कर पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या आपको काम करना चाहिए। आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि वन CEO सर्व अ 3 years stint as a chief ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग CEO। यानी कि एक CEO ने सबसे पहले अपने 3 साल जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के तौर पर गुजारे, ताकि उसे पता चला कि कैसे बंदों को हायर करना है, कैसे उसने काम लेना है, कैसे काम होता है। जब वो CEO बना तो उसे पता था कि नीचे वाले एम्प्लॉयज कैसे काम करेंगे, उनको कैसे हायर करना है, कौन सी स्किल्स की उन्हें ज़रूरत है। तो ये सब आपको एक बार आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई CEO ने बनने के बाद भी मुझे क्या काम करना है, क्या नीचे काम हो रहा है, क्या अमला क्या काम करेगा, जो आपको रिपोर्ट दी जा रही है क्या वो सही दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके बुक में CEO की दी हुई है। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया कि यू में एंड अप यूर ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कैसे एंड अप किया है, स्मॉल बिजनेस बनाकर बड़ा सारा प्रॉफिट कमाया या छोटे बिजनेस में ही रह गए आप। तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज के आपको पॉइंट्स प्लानिंग वाला सब पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है, लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, काम करने के लिए एम्प्लॉय भी हायर हो गए, बिजनेस भी चलने लग गया, अब हमें ये नहीं पता कि भाई लाइन ऑफ स्टाफ होता क्या है। सबसे मेन डिफरेंस, इस बात का मेन डिफरेंस लाइन एंड स्टाफ वर्ड से होना चाहिए। लाइन का मतलब ये होता है डिसीजन मेकिंग पावर, किस बंदे के पास डिसीजन मेकिंग पावर है,
वो क्या है, हमारा लाइन अथॉरिटी है। उसके पास क्या है, डिसीजंस की अथॉरिटी है कि भाई हमने ये डिसीजंस करने हैं, ये हमारा क्या है, लाइन अथॉरिटी का बनना। उसके बाद हमारे पास स्टाफ क्या होता है, स्टाफ वो पर्सन होता है जिस डायरेक्टली तौर पे वो वर्क नहीं करता, वो सिर्फ एडवाइस करता है स्टाफ अथॉरिटी में। लाइन अथॉरिटी डिसीजन करता है, स्टाफ अथॉरिटी सिर्फ एडवाइस करता है। ये हमारे पास मेन डिफरेंस है। अब हम ये कहते हैं जी बुक के हिसाब से वो कहते हैं द राइट ऑफ द मेन डिसीजन के सिर्फ राइट होते हैं। अथॉरिटी जो होती है, मेन अथॉरिटी जो होती है, उसके पास डिसीजन के पावर होते हैं। लाइन अथॉरिटी ऑर्डर देता है बंदे को, भाई आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। ये लाइन अथॉरिटी का काम होता है जो कि राइट ऑर्डर इशू करता है। और उसके बाद फिर हमारे पास स्टाफ अथॉरिटी आती है जो एडवाइस करता है कि भाई आपने ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन उसके पास कोई ऑर्डर देने वाला काम नहीं होता, वो अपने ही सेम जैसे बंदों को एडवाइस करता है। लाइन मैनेजर क्या होता है जी, लाइन मैनेजर हमारे डायरेक्ट वर्कर होता है जो एक दूसरे के साथ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो होते हैं। स्टाफ मैनेजर भी इसी तरह ही होता है। ये छोटी छोटी सी हेडिंग, सब हेडिंग इसके अंदर है कि जो असिस्ट करते हैं एडवाइजर्स को कि हाँ भाई आपने ऐसे एडवाइस देनी है, ऐसे करना है, ये हमारे स्टाफ मैनेजर होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है लाइन मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना चाहिए कि एचआर को वर्क पता होना चाहिए कि उसे क्या काम करना है, उसे असाइन करनी है राइट पर्सन को या रॉन्ग पर्सन को। उसके लिए वो कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करता है कि प्लेसिंग राइट पर्सन हमें प्लेस करने चाहिए जॉब के लिए। स्टार्टिंग अगर कोई न्यू एम्प्लॉय कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है। उसको उसकी ट्रेनिंग का पता होना चाहिए कि भाई उसको ट्रेनिंग दी जाए कि हाँ भाई आप नई जगह पर काम करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम होता है। फिर इम्प्रूवमेंट होती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो गई, एज एट ऑल इम्प्रूवमेंट हो गई इसकी कि हमें कैसे इम्प्रूव करना है। कि एक बंदे ने काम किया, वो आया, उसके बाद उसने इम्प्रूव कैसे किया, वो सारा कुछ इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाएगा। उसके बाद फिर उसे क्या होता है, गेनिंग क्रिएटिव और कॉर्पोरेटिव एंड डेवलपमेंट, कि उसको क्या क्या उसने नई चीज़ें वहाँ पर सीखी। फिर उसका इंटरप्रिएट किया जाता है कि जब वो आया था वो कैसा था, अब वो कैसा दे रहा है। फिर कंट्रोलिंग वही आ गया कि स्टैंडर्ड लेवल चेक किया, ये था, अब उसने ऐसा परफॉर्म करना चाहिए उसे, क्योंकि सब उसे पता लग गया। डेवलपिंग द एबिलिटीज, बंदे के अंदर एबिलिटीज डेवलप होनी चाहिए कि हाँ भाई अब वो यहाँ पर काम करने आ गया, अब उसका एक्सपीरियंस हो गया है, अब उसमें वो एबिलिटीज आ जानी चाहिए। फिर क्रिएटिव एंड मेंटेनिंग डिपार्टमेंटल मॉडल, फिर अब जब उसके पास काम आ गया तो अब उसे पता होना चाहिए कि उसे अपने डिपार्टमेंट के मोरल्स को, उनको कैसे मेंटेन करना है। उसे पता होना चाहिए कि अगर मेरा डिपार्टमेंट प्रॉफिट चाहता है तो उसे प्रॉफिट कैसे गेन करना है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को समझ गया। फिर प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन, जो ऑलरेडी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी न्यूक्लियर पावर की कंपनी में काम कर रहा है, केमिकल की कंपनीज में काम कर रहा है, तो उनको उनके एम्प्लॉयज़ की हेल्थ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनकी फिजिकल कंडीशन की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। कि अगर वो ग्लासेस उन्हें ज़रूरत है, सेफ्टी ग्लासेस उन्हें वो प्रोवाइड करें, उन्हें कॉस्ट्यूम्स की ज़रूरत है तो उन्हें वो प्रोवाइड करें, उनको प्रोटेक्शन दें। ये सब काम हमारे लाइन मैनेजर्स का ही काम होता है, क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप के लाइन मैनेजर्स आते हैं। फिर अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये एक आता है जी, एक हमारे पास टेबल बना हुआ है, जो भी मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया था चार्ट का, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चार्ट होता है। वो चार्ट क्या है कि वो चार्ट में हमने कैसे डिस्कस करना है कि किस चीज़ को हम कैसे करेंगे, कैसे काम चीज़ है या नहीं है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इस चार्ट पे हम फोकस करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास ये चार्ट है, अनफाइंड यूनिफाइड जो है पर्सनल सिस्टम बोर्ड। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम बोर्ड है। अभी यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम बोर्ड में क्या है, नीचे जब वो जा रहा है तो वो सबसे पहले आ रहा है कि जी वीकेंड एचआर मैनेजर आते हैं, फिर ट्रेलर एचआर मैनेजर आते हैं, फिर टीम के एचआर ऑफिसर्स आते हैं, फिर एचआर ऑफिसर्स हैं। मतलब ये सारा एक सिस्टम, एक हायरार्की हमारी चलती है। सबसे पहले हमारे जाकर वाइस चांसलर को बताते हैं जी ये काम ऐसे करना है। वाइस चांसलर के बाद नीचे वो किसको देता है जी, सीईओ। सीईओ के बाद बोर्ड ऑफिसर्स आते हैं। बोर्ड ऑफिसर्स के बाद फिर हमारे एचआर मैनेजर्स आते हैं। एचआर मैनेजर्स के बाद हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं। ये एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क कर रहे हैं,
सबसे पहले हमने रिक्रूटिंग करनी है एचआर मैनेजर्स की। एचआर मैनेजर्स के बाद एचआर ऑफिसर्स हमारे आते हैं कि कौन कौन से काम करने हैं। फिर एचआर ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। एम्प्लॉयज़ को हायर करने के बाद जैसे एम्प्लॉयज़ हायर हो जाते हैं, फिर आगे उनकी सबसे डिवाइड हो जाती है कि किसने किस पोजीशन में जाना है, किसने किस पोजीशन में नहीं जाना। तो ये हमारा सारा एचआर बोर्ड होता है, सारा डिसाइड करता है कि किसने किस में काम करना है। सीईओ के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं। न्यू अप्रोचेज टू ऑर्गेनाइजिंग एचआर को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है नई नई अप्रोचेज बनाई जाती हैं। वो कौन कौन सी अप्रोचेज होती हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एचआर टर्म्स। एचआर टर्म्स जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट होती है एचआर टर्म्स की, जो कि कंपनी के अंदर ही रहकर असिस्ट कर रही होती है टॉप लेवल को कि क्या इशू आ रहे हैं, क्या इशू नहीं आ रहे हैं। हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाने चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान बनाने चाहिए। ये हमारी एचआर टीम करती है। कॉर्पोरेट एचआर टीम। अब कॉर्पोरेट एचआर टीम क्या होती है? ये कॉर्पोरेट करती है कि इस लेवल पे ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। एम्बेडेड एचआर टीम। एम्बेडेड एचआर टीम जो होती है ये एक तरीके से हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ बनाती है। ये हमारी एम्बेडेड एचआर टर्म्स होते हैं। उसके बाद सेंट्रल टू ऑफ एक्सपर्टाइज। सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टाइज क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो बेसिकली स्पेशलाइज होते हैं एचआर कंसल्टेंट में। कुछ फर्म्स जो होती हैं वो अपनी कंपनी के अंदर कंसल्टेंट हायर करती हैं, जो उन्हें बताती हैं कि भाई आपको अपनी कंपनीज में ये चीज़ें लानी चाहिए, ये इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, क्योंकि वो उसमें क्या होते हैं? मास्टर्स होते हैं, वो कंसल्टेंट होते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट आपने सुना होगा, तो वो यही होते हैं। इसी तरह एचआर कंसल्टेंट भी होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं कि हर कंपनी को कैसे काम करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या ट्रेंड्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या चीज़ की नई ट्रेंड्स चल रहा है, क्या न्यू है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो ट्रेंड्स हैं वो हमारे पास क्या आता है जी? वर्क फोर्स डेमोग्राफिक ट्रेंड आता है। ट्रेंड इन जॉब, पीपल डू के पीपल्स को कैसे काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रेंड है, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ट्रेंड है। अब इन सबको सेपरेट अगर हम इसी में डिस्कस करें तो शॉर्टली इसका ब्रीफली नहीं है, बहुत शॉर्टली है, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि वर्क फोर्स डेमोग्राफिक एंड डाइवर्सिटी ट्रेंड्स क्या होता है। वर्क फोर्स डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? ग्राफिकली, मतलब पीछे से। ग्राफिकली मतलब किसी के भी एजेस वगैरह के फैक्टर से जो रिलेटेड होता है वो हमारा क्या होता है? डेमोग्राफिक होता है। अब डेमोग्राफिक एंड डाइवर्सिटी ट्रेंड के मतलब डाइवर्सिटी के अंदर चेंजेस कैसे आ रही हैं, बंदे को क्या क्या चीज़ें चेंज कर रही हैं। अब डाइवर्सिटी ट्रेंड में क्या है? ट्रेंड टू जॉब, जॉब के हिसाब से ट्रेंड आ जाता है। अब जॉब में ट्रेंड क्या है? शिफ्ट वाइज जॉब होती है लोगों की, मतलब फर्स्टली उन्होंने शिफ्ट वाइज जॉब करा। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम जॉब किया, फिर सेकंड टाइम जॉब किया, मतलब जैसे शिफ्टिंग की जॉब होती है, इवनिंग मॉर्निंग हो गई, इवनिंग की हो गई। ये हमारी ट्रेंड होती है जॉब पीपल के, लोगों को किस टाइप की जॉब करनी चाहिए। शिफ्टिंग बेस पे जॉब जो होती है हमारी फैकल्टी की, वो होती है ट्रेंडिंग बेस पे। फिर आता है इसी के अंदर ट्रेंड में एक और ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है। वो ट्रेंड कौन सा चल रहा है हमारे पास? वो चल रहा है हमारे पास अब वर्क पे वर्क आ गया, डिमांड पर, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपको डिमांड के तौर पर हायर करते हैं। क्या कर रहे हैं? आपको डिमांड के तौर पर हायर कर रहे हैं कि आपको कैसे करना है। ऑन डिमांडिंग वर्कर, फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया? शिफ्टिंग वर्कर आ गया। सेकंड हमारे पास क्या आ गया? डिमांड वर्कर आ गया। अब जैसे ऊबर हो गया, अपवर्क हो गया, ये अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वर्कर्स को परमानेंट हायर नहीं करते, बस डिमांड पे हायर करते हैं कि इनकी ज़रूरत है, इनको इस चीज़ के लिए लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हायर कर लिया। जैसे फ्रीलांसर्स हैं, गिग वर्कर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर कर लिया उन्होंने। इसी तरह और बहुत सारे हैं कि उनको बता दिया जी आपको ऊबर वाले जो हैं वो पर मंथ 1000 रुपये चार्जेस करते हैं। बस कॉन्ट्रैक्ट पे है कि एक महीना आपके साथ काम करेंगे, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो हम नेक्स्ट मंथ भी देखेंगे। तो ये डिमांड पर हायरिंग होती है। ये आपको पता है कि फ्रीलांसिंग में कैसे होता है, डिमांड वो हायर करता है, जी हमारा ये काम कर दो, ये हम आपको इसकी पेमेंट देंगे। ये हमारी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। और इसी के अंदर हमारे पास आ जाता है ह्यूमन कैपिटल, ये भी हाई टेक टेक्नोलॉजी है। ये तीन चीज़ें हमारी डेमोग्राफिक में आ जाती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा जी नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड। ग्लोबलाइजेशन नाम से जाहिर हो रहा है, ग्लोबल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो चीज़ का ट्रेंड पूरी दुनिया में चल रहा है वो हमारा क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन वर्क होगा। मसलन अगर हमारी कंट्री में टोयोटा कोई चीज़ बिल्ड कर रही है, टोयोटा कोई चीज़ बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है टोयोटा, अब वो क्या कर रहा है कि वो बाहर से कुछ पार्ट्स मंगवा रहा है और मैन्युफैक्चर यहीं पर कर रहा है, लेकिन टैग का है बाहर के मुल्क का लग गया। उसके बाद उसको बाहर के मुल्क जो वो पार्ट्स मंगवा रहा है उसको बहुत सारे बैरियर्स आ रहे हैं, नेफ्टा टेफ्टा, ये सब बैरियर्स होते हैं। ये सारे हमारे बैरियर्स होते हैं जो कि हम बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, टैरिफ वगैरह जो लगते हैं सब हमारे ग्लोबलाइजेशन ट्रेंडिंग के लिए लगते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन चीज़ों से मंगवा रहे होते हैं।
अब हमें ग्लोबलाइजेशन करते हुए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कंपटीशन करते हुए कि वर्ल्ड क्लास प्रेशर क्या है। मतलब अगर हम कोई चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, वो चीज़ हमें उतनी अपनी कंट्री के अंदर पड़ रही है महंगी, कि अगर हम अपने कंट्री में वो चीज़ बना रहे हैं, पता चले वो हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा सस्ती पड़ रही है, लेकिन हम उसे बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमें महंगी पड़ सकती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड हमें पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक ट्रेंड। इसमें ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट करता है हमारी ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी को, कि हमारी ग्रोइंग कैसे हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी, ये हमारा सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, हमारी ग्लोबलाइजेशन करती है। अब हमें अपने मुल्क की ग्रोइंग के लिए, उसकी इकोनॉमी को ग्रो के लिए हमें हमारे मुल्क की जीडीपी पता होनी चाहिए। जीडीपी क्या होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जीडीपी क्या होती है, कल सर्च करके आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि जीडीपी क्या होती है। तो हमारी यहाँ पे बुक में मेंशन 2018 में हमारी जीडीपी 4.0 थी। अब आपने बतानी है कि इस ईयर हमारी जीडीपी क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग के बाद, हमने आगे टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग नेक्स्ट हमारा है जी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग। मतलब आजकल हर कोई अवेयर है टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग हमारी क्या होती है, सबसे ज़्यादा मेन फोकस इस टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में 6 मेन टाइप पे फोकस किया गया। सबसे पहले सोशल मीडिया। आजकल हर कोई बच्चा जिसके हाथ में देखो मोबाइल है, सुबह से लेकर शाम तक बैठा और क्या यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, इंस्टा यूज़ कर रहा है, ट्विटर यूज़ कर रहा है, बहुत सारी ऐप्स हैं, 1000 ऐप्स आ गई हैं। स्नैपचैट, एक तो स्नैपचैट, ये नई चीज़ें आ गई हैं ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे जो लोग यूज़ कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया ने सबको एक ऐसा ट्रेंड बना दिया है कि ये पूरे ग्लोबल तौर पर फेमस हो गया। अब कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ बनानी है सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले अपलोड हुई होगी कि जी ये चीज़ हमारी नहीं आ रही है, या यहाँ पे हमने बंदे को हायर करना है, ये हमारा सोशल मीडिया में आ जाता है। अब कोई भी पोस्ट है कि भाई फलानी जगह पर जॉब निकली हुई है, उस जॉब का सबसे पहले पोस्ट कहाँ पर होगा, फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया, कंपनी वालों ने इंस्टा पे पोस्ट डाल दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल की यूथ किस पे ज़्यादा जो है वो इनरोल्ड है, सोशल मीडिया पे इनरोल्ड है। उन्हें ये नहीं पता होगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, उन्हें ये पता होगा सोशल मीडिया पे आज ये ट्रेंडिंग बना हुआ है, क्योंकि हमारी यूथ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व ही सोशल मीडिया पर है। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, अब उन्होंने सबसे पहले जॉब डाल दी, 80% लोग वहाँ पर सोशल मीडिया पर होते हैं जॉब पोस्ट देखने के लिए। उसके बाद फिर आती है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशंस में भी ऐसे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर लोग नई नई मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, उनको ऐड भी शो होते हैं, उनकी लोकेशंस भी शो होती हैं। जब मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी लोकेशन शो होगी तो आपके इर्द गिर्द जो भी नई जॉब निकली होगी वो आपको पॉपअप होगी कि जी यहाँ पर आपके इर्द गिर्द नई जॉब निकली है। क्योंकि आजकल हमारे मुल्क में आधे से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, सारे सोशल मीडिया में फिर रहे हैं लेकिन जॉब कोई नहीं कर रहा। तो इधर उधर की जॉब्स देखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए ट्रेंडिंग में ये चीज़ें यहाँ पर हमें जॉब मिलेंगी। फिर आ जाती हैं हमारी इसी मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ ही वेबसाइट भी आ जाती है कि वेबसाइट बहुत सारी कंपनीज ने अपनी बनाई हुई होती हैं कि जी हमारी वेबसाइट पर जाएँ, विज़िट करें, आपको नई नई जॉब्स मिलेंगी कि आपको कौन कौन सी हमारी नई जॉब्स निकलेंगी। फिर आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है ये टीम गोल अटेनमेंट होती है कि एक टीम ने क्या क्या गोल करने हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं डाटा एनालिसिस में, यानी स्टैटिकल टेक्नोलॉजी तौर पर डाटा को एनालिसिस करना। यानी किस तरह से डाटा एनालिसिस होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज लगते हैं, लॉगरिथम के फार्मूलाज लगते हैं, स्टैटिकल फार्मूलाज लगते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे स्टैटिक्स वगैरह में कौन से फार्मूला लगते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ लेंगे स्टैटिक्स में कौन कौन से फार्मूला लगते हैं। ये डाटा एनालिसिस के लिए होता है। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल, हर किसी को जासूस बनने का बहुत शौक होता है, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है ना, ये ह्यूमन लाइक वर्क करते हैं कि किस जगह पे कौन सा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी स्कैनिंग करना, कस्टमर की एड्रेसिंग मालूम करना, उसका डाटा रिकॉर्ड करना, ये सारे सक्सेसफुल काम कौन करता है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। फिर आता है आर्ग्यूमेंटेटिव रियलिटी। आर्ग्यूमेंटेटिव रियलिटी ये एक ह्यूज अमाउंट का डाटा होता है जिसको हमें समराइज़ करना होता है, उसको फिजिकल वर्ड तौर पे इमेजेस उसकी देखनी होती है, उसकी इमेज के पूरी दुनिया में उसकी क्या इमेज है, ये हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव रियलिटी होता है। ये मतलब बड़े डाटा को, हमें ह्यूज डाटा को डिजिटलाइज समराइज़ करना, ये हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव रियलिटी है।
नेक्स्ट हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रैटेजी, हमारे पास है क्विक समरी। एक क्विक समरी हम सबसे पहले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जी सबसे पहले ट्रेंड्स देख लिए कि ट्रेंड्स क्या थे। ट्रेंड्स में हमने बहुत सारे ट्रेंड्स पढ़े हैं कि जी हमारे ट्रेंड्स इकोनॉमिक, ग्लोबल, वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजिकल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एम्प्लॉयज़ हमारे फोकस ह्यूमन कैपिटल पे करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एचआर पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हम फोकस एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एचआर हमने पढ़ा कि क्या होता है। उसके अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया, एचआर मैनेजर्स को, लाइन मैनेजर्स को। लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं या ऑर्डर्स देते हैं, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने किस पे फोकस किया, हमारा हर पूरी चीज़ों का फोकस क्या था। फोकस क्या था जी, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय अच्छा होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए। ये हमारा पूरा फोकस रहा कि एम्प्लॉय अच्छा हायर करना है, उसकी परफॉर्मेंस कंपनी के लिए अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए कंपनी को क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, ये हमने ओवरऑल पढ़ा। ये हमने कोई उसकी समरी कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्या होती है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन पॉलिसीज़ को प्रैक्टिसेस करते हैं कि अब एम्प्लॉयज़ को ये काम करना चाहिए। उनका बिहेवियर देखा जाता है कि कंपनी में उनका क्या बिहेवियर है, किस चीज़ की उन्हें किस स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तब वो हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो अपने एम को अचीव कर सकें, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए अपनी जॉब से रिलेटेड, ये सब हम किसके अंदर करते हैं, स्ट्रेटजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, नेक्स्ट है एचआर एंड एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। एचआर की एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट क्या होती है। सबसे पहले ये बात याद रखें कि कोई भी चीज़ बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी चीज़ के आपको कोई बात मान ही नहीं सकता कि आप ये बात सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। आप कोर्ट में भी जाएंगे ना, सबसे पहले कहेंगे जी आपके पास एविडेंस क्या है, तो वो एविडेंस जो है इज़ अ हार्ट। ये एचआर के पास हार्ट है। एविडेंस क्या है, हमारा दिल है। सारा काम ही जो है वो एविडेंस बेस पर होता है। जब तक सबूत नहीं होगा काम हमारा सक्सेसफुल ही नहीं होगा। अब हम कोई भी चीज़ ये जो है यूज़ कर रहे हैं, हम ये एविडेंस बेस्ड परफॉर्मेंस को यूज़ कर रहे हैं कि डाटा को एनालाइज करना है, उसको समरीज तैयार करनी है, इवेल्युएशन करनी है, ये करना है। तो हमारे पास क्या एक रिपोर्ट होनी चाहिए, भाई हमने ये चीज़ ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस की है। हमारे पास एक प्रपोजल होना चाहिए कि हमने पूरा सिस्टम ऐसे किया है, इस चीज़ को ऐसे किया है। सबसे पहले हमें ये ऑर्डर आए, फिर हमने इस पर इम्प्लीमेंट किया, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस की, फिर हमने क्या किया, इसका कंक्लूजन ये निकला। ये सारा एविडेंस बेस के अंदर आ जाता है। हमें फिर उसके हम एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं, वही कि हमें देखना पड़ता है कि पहले इसका हमने ये था, हमने स्टैंडर्ड ये सेट किया और फिर इस स्टैंडर्ड पे काम हुआ है या नहीं हुआ, ये हमारा किस में आ जाएगा, एविडेंस बेस पर करने आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, एचआर एंड एडिंग वैल्यू। एडिंग वैल्यू मतलब कोई भी चीज़ की एडिशन करना। फर्म जो है अपने रिजल्ट के दौर के अंदर कुछ चीज़ों का एडिशन कर लेती है कि हमें ये चीज़ नई चीज़ करनी है। यानी कि एडिंग वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई चीज़ ऐड कर दी, अपनी कॉस्ट कम कर दी, इसमें ऐसा नहीं होता। एडिंग वैल्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं कि हमें इस रिज़ल्ट में ये चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ये हमारे पास क्या होता है, एडिंग वैल्यू होता है कि हमने एम्प्लॉयज़ की मेजरमेंट की कि एम्प्लॉयज़ को क्या काम की कमी आई, जो हमारा रिजल्ट इसमें थोड़ा सा वीक हो गया वो हमने ऐड कर दी वैल्यू, ना कि हमने इसमें पैसों में कोई कटिंग नहीं की, कोई एडिंग नहीं की। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है एक सीक्वेंस से चलते हैं। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम प्रॉफिट को जज नहीं करते, इसमें हम प्रॉफिट को जज नहीं करते कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, हम आल्सो जज करते हैं कि इन्वायरमेंट और सोशल में हमारी क्या परफॉर्मेंस है। जब तक जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो हमारे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। अगर हमारी कोई इंडस्ट्री बनी हुई है और वो पूरे उस इलाके में स्मोक प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या है, अगर हमने एग्जांपल ले लिया, एक ईंटों का भट्टा है, वो पूरे इलाके के अंदर जो है वो सारा धुआं स्प्रेड कर रहा है। अब क्या है, लोग वहाँ पर खुश नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है। जब तक लोग हमारी सोशल परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होगी, इन्वायरमेंट हमारा अच्छा नहीं हम प्रोवाइड करेंगे, तो लोग तो वहाँ पर आएंगे ही नहीं कि भाई यहाँ पे तो पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ का एरिया अच्छा नहीं है। वहाँ पर हमारी सस्टेनेबिलिटी हमारी यही है कि हमें प्रॉफिट पे नहीं, सबसे ज़्यादा पहले इकोनॉमिक सिस्टम पे फोकस करना चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंटल बिहेवियर क्या है, सोशल परफॉर्मेंस कैसी है, ये अच्छे होंगे तो हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम फोकस करते हैं जी एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड एचआर।
नाम से जाहिर हो रहा है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है जी, ये तो सबको पता है वैसे, लेकिन यहाँ पे हम HRM में पढ़ रहे हैं। तो HRM में एम्प्लॉय का एंगेजमेंट भी यही है कि उनका रिलेशन कैसे होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ का क्या रिलेशन होना चाहिए, किस तरह से उनकी कमिटमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है कमिटमेंट करना, यानी कि अगर वो किसी भी चीज़ की जॉब कोई भी कर रहे हैं तो वो कमिटमेंट करते हैं कि हमें इस जॉब को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब कमिटमेंट कर जाता है। वो हमारी एम्प्लॉयज़ का सिस्टम होता है कि जॉब ऐसे परफॉर्म करनी है। जैसे आपने जॉब देखी होगी, उसके डिस्क्रिप्शन में पहले दिया होता है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करने हैं, आपका इतने टाइम में आपने ये काम करना है, आपको इतनी चीज़ें दी जाएंगी। हमारी एंगेजमेंट पहले से बन जाती है कि इस तरह से काम करना है। ये एम्प्लॉयज़ की एंगेजमेंट के लिए उसकी साइकोलॉजी को देखकर उसके साथ कनेक्शन बनाया जाता है, जिसे हम आजकल में वो भी कहते हैं रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बनाना चाहिए, वो सारा सिस्टम भी आ जाता है इसमें। फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी, एथिक्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारी है एथिक्स एंड HRM। एथिक्स का मतलब क्या होता है, अखलाकियात क्या मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अखलाकियात कैसा हो हमारा, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया हमने कि हमें ऐसे काम करना है, उसको डिसाइड करके बता दिया कि हमारा स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर काम करना है। ये हमारे सारा किस में आ जाएगा, एथिक्स एंड HRM के अंदर आ जाएगा कि हमें ये काम कैसे करना है। इसमें हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि हमें ये काम कैसे करना है, सारा कंक्लूजन आ जाता है हमारा। ये हमारा आज का चैप्टर था, HRM का हमारा फर्स्ट चैप्टर था, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया जी। फर्स्ट चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने सारा इसमें क्या क्या पढ़ा जो हमने ऑलरेडी इसमें हम पढ़ चुके थे। हमने इसमें क्या पढ़ा, HRM क्या होता है, इसका मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। फिर हमने इसमें पढ़ा कि इसमें इंपॉर्टेंट ऑल मैनेजर्स क्या काम करते हैं। फिर हमने देखा लाइन स्टाफिंग क्या होती है, स्टाफ क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है। हमने 2-4 चीज़ों का डिफरेंस भी यहाँ पे देखा कि वो क्या होता है। नेक्स्ट हमने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी कि लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं हायर करते हुए। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा लाइन मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हायर करते हुए थी, उनकी हर चीज़ की फैसिलिटीज़ उन्हें क्या क्या देनी चाहिए, वो सब कुछ भी हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने चार्ट पढ़ा कि चार्ट क्या होता है। फिर हमने अप्रोचेज़ पढ़ी कि कौन कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए HR को। जो आजकल न्यू अप्रोचेज़ हैं, जो आजकल ट्रेंड पे हैं, ट्रेंड की चीज़ें हमने देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स में वर्कफोर्स पढ़ लिया, ट्रेंड पढ़ लिया, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स से पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स पढ़ लिया। बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, तो इस पर भी फोकस करना चाहिए, वर्कफोर्स पे भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को हमने ब्रीफली हर एक ट्रेंड को अंदर पढ़ा कि क्या होता है। उन ट्रेंड्स में भी मैंने बताया कि बहुत से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब हमने इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट हमने फिर आगे क्या पढ़ा जी, नेक्स्ट में हमने फ़ौरन से क्विक से ओवरव्यू लिया, समरी लिया कि हमने क्या क्या इसके अंदर पढ़ा। फिर हमने आगे स्ट्रेटजी पढ़ी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर हमने एविडेंस पढ़ा, एविडेंस क्या होता है, एक सबूत होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा हमने इसमें डिटेल से पढ़ा। फिर हमने पढ़ा एडिंग वैल्यू क्या होती है कि एडिंग करनी है, कॉस्ट को कम नहीं करना, इम्प्रूवमेंट करनी है। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एथिक्स एंड HRM। एथिक्स का क्या काम होता है, मीन एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना, अपने डिसाइड कर लेना, अपना माइंड सेट बना लेना कि ये चीज़ किस स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। सारा हमने एक चैप्टर के लिए पढ़ा। वो चैप्टर हमारा कौन सा था, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, पूछें कि ये चीज़ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर एक को स्टूडेंट को करने चाहिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये चीज़ हमें समझा दे। तो आप जितनी बार पूछेंगे आपको उतनी बार समझाऊंगी, बस इसलिए कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट हमें क्या कह रहा है।